हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो क्लास में है यूपी डब्ल्यूएससी लेखपाल की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैथ और कंप्यूटर और पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारे पॉलिटी की चौथी क्लास है, और हमारे क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक भी सेंड करिए क्लास को, और उनसे कहिए कि ये क्लास को देखें, कैसा लगे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए देर न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज पॉलिटी की हमारी चौथी क्लास है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संवैधानिक निकाय संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? जो पहला ऑप्शन है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और जो चौथा ऑप्शन है सी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813, और पांचवा चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो 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 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये ब्रिटिश इंडिया, ये 1773 अधिनियम ये संसद द्वारा पारित किया गया पहला कानून था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, इन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। ये ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स विलियम पिट्स के नाम पर ही ये कानून रखा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो कमियां थी उसी के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। उसमें जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। जो चार्टर एक्ट 1813 है, जो 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 ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, उसको समाप्त करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 को लाया गया, जिसमें जो मिशनरी समुदाय के लोग थे उनको अपने जो मिशनरी जो ईसाई मिशनरियां थी उनको प्रचार प्रसार करने का अपना एक अधिकार दिया गया, और भारतीय शिक्षा को 1 लाख रुपए सालाना उनको ये देने देने लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको जो ऑप्शन है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पद था, इसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता,
दूसरा ऑप्शन है फेडरल कोर्ट ऑफ दिल्ली। तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी काउंसिल ऑफ लंदन। नंबर 4 जो ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के माध्यम से 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग 1773 के समय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन थी? तो हमारा जो ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस संस्था की स्थापना की? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन। तो चलिए इसका आंसर बताइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या इसको नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। तो किसकी 1784 का जो फिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें किस संस्था की स्थापना की गई थी? पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो इसमें 6 इसमें 6 सदस्य थे। इसमें जो 6 सदस्य थे, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करते थे। जो कंपनी के राजनीतिक मामला था उसको देखरेख के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जो 1884 में 1784 के एक्ट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण रखना। दूसरा ऑप्शन है कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखना। नंबर सी ऑप्शन है भारतीयों को मताधिकार देना। और नंबर 4 ऑप्शन है संघीय संरचना की स्थापना करना। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। जो फिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो फिट्स इंडिया एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को भी दूर करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी, तथा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इस पे ब्रिटिश शासन अपना पूर्ण अधिकार जमाना चाह रहा था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी के किस अधिकार को समाप्त किया गया? चीन एवं चाय व्यापार को छोड़कर। जो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी के किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें चीन एवं चाय जो व्यापार करते थे उसको छोड़कर। तो वो देख लीजिए, मिलिट्री, कॉमर्शियल ट्रेड विथ इंडिया, जुडिशल, पॉलिटिकल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका मेन मकसद ये था कि जो भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। भारत के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो कॉमर्शियल ट्रेड विथ इंडिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने किस पद की स्थापना की? नंबर ए ऑप्शन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नंबर 2 है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, नंबर सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नंबर डी ऑप्शन है चीफ कमिश्नर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। जो चार्टर एक्ट 1833 का था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इस पद की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत की किस परिषद को एक केंद्रीकृत विधायी निकाय बना दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, बॉम्बे काउंसिल, मद्रास काउंसिल और बंगाल काउंसिल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत की किस परिषद को एक केंद्रीकृत विधायी निकाय बना दिया गया? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए, गवर्नर जनरल काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके तहत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्रिंसेस।
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर इसको बताइएगा। जो गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसके अंतर्गत जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, इसके हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में इसको दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद भारत के प्रमुख प्रशासक का आधिकारिक पदनाम क्या हो गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है वायसरॉय ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर सी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से। जो गवर्नर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बाद भारत के प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भारत के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका पदनाम जो पद का नाम था उसको बदलकर वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 अगला देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने किस पद की स्थापना इंग्लैंड में की थी? देख लीजिएगा, इंग्लैंड में कौन से पद की स्थापना की गई थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, वायसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इंग्लैंड में जो स्थापना की गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, तो उसका जो पदनाम था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को मताधिकार देना, विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को सम्मिलित करना, अद्वैत शासन लागू करना, और संघीय संरचना लागू करना। चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका आंसर जो होगा
विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को सम्मिलित करना और विधायी शक्तियों से अलग करना, कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों से इसको अलग करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को किस अधिकार से लैस किया गया था? किस अधिकार से लैस कर दिया गया था? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दूसरा ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान में संशोधन करना, इम्पीचमेंट, जुडिशियल रिव्यू, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी बताइए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने का पावर दे दिया गया था। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत दिया गया था। अध्यादेश जारी करने की इनको शक्ति दे दी गई थी जो एक्ट है 1861 के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ने इंडियन एक्ट 1892 ने परिषदों को कौन सी नई शक्ति दी? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की क्षमता, बी डिस्कस द बजट, जो बजट है उस पे वार्तालाप करने की क्षमता, बी फॉर्म द मिनिस्ट्री, और ऑप्शन नंबर डी है टू रिमूव द गवर्नर जनरल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने जो परिषद थे उनको जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर जो परिषद थे उनको बजट पे बजट पर डिस्कशन करने की एक छूट दे दी गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टू डिस्कस दी बजट, बजट पे बात करने के लिए
ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसके थ्रू हमको मान्यता मिल गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किस प्रकार के चुनाव की अप्रत्यक्ष व्यवस्था की? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किस प्रकार के चुनाव की अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई थी? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, फ्रॉड, इनकमेंडेशन और रिकमेंडेशन और यूनिवर्सल अडल्ट और ओ। और क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किस प्रकार के चुनाव की प्रत्यक्ष व्यवस्था की गई थी? तो हमारा जो ऑप्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्टिव एलिमेंट विथआउट रिकमेंडेशन। इसके माध्यम से जो प्रतिनिधियों का चयन होता था एक सिफारिश के माध्यम से होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 किस अधिनियम का लोकप्रिय नाम है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और चार्टर एक्ट 1909 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1909। तो इसमें कौन सा मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म यानी सुधार 1909 से के अधिनियम से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1909 के सुधारों की विशेषताएं कौन सी हैं? सेपरेट इलेक्शन फॉर द मुस्लिम और फेडरल सिस्टम और डोमेन सिस्टम, डोमेन स्टेटस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन? चलिए देखते हैं 1909 के सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। उन्नीस सौ नौ के सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह थी मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जो अलग निर्वाचन मंत्रिमंडल की व्यवस्था 1909 के सुधारों में मुख्य रूप से की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत किस सदन मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत किस सदन में पहली बार एक भारतीय को सदस्य बनाया गया? ब्रिटिश मंत्रालय स्तर पर, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक्सक्यूटिव काउंसिल, प्रिवी काउंसिल। चलिए इसका जल्दी जल्दी ऑप्शन आंसर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो 1909 के तहत जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 के तहत किस सदन में पहली बार भारतीयों को सदस्य बनाया गया था? तो जो हमारा ऑप्शन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्जीक्यूटिव काउंसिल, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के किस अधिनियम के रूप में जाने जाते हैं? चार्टर एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1919। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो जो मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार है 1919 का, इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रांतों में किस प्रणाली की शुरुआत की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरची, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट सिस्टम और गवर्नर रूल्स, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रांतों में डायरची सिस्टम की शुरुआत की गई। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही होगा, डायरची सिस्टम। चलिए ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको बताइए, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलिए रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। बंद कर दो।